अजीब दास्तां है ये। भाग 22। तीनों सहेलियां आज रात को एक साथ थी और भूतों की बात से डरी हुई भी थी। बेबे चली गई थी और ये तीनों पेट पूजा कर पद्मा के बेडरूम में पहुंच चुकी थी। तीनों को अपने पतियों को लेकर कोई चिंता नहीं थी। बातों बातों में पद्मा ने अपने दिल की भड़ास निकाल ही दी। ये तेरा दोस्त मुझे ब्याह करके क्या ले आया, मानो इसकी प्रॉपर्टी हो गई यार। पता है तुम दोनों को, इसको मैं शादी के पहले कितनी अच्छी लगती थी। मुझे पलकों पर बिठा कर रखता था, मेरी ड्रेसिंग सेंस की क्या तारीफें किया करता था मेरा पति। और अब है कि मैं जीन्स क्या पहन लूं, इन भाई साहब को दिक्कत है यार। अब मुझे सलवार और साड़ी के बिना देख ही नहीं सकता ये बंदा। शादी के पहले कहता था कि तुम कैटरीना कैफ हो। छोटी छोटी टांगे देखने के लिए मुझे मिनी फ्रॉक में देखना पसंद था इसको। जब हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे तो मैं इसे बिकनी में तक हॉट और सिजलिंग लगती थी, और अब शादी क्या हुई सब गुल। अब तो इसे लगता है कि मैं सवेरे उठूं और पूजा पाठ करूं, सुबह सबके लिए 20-25 गोभी के पराठे मक्खन के साथ इनके मुंह में ठूसूं और फिर 3 से 5 लीटर लस्सी को बनाए जाऊं। इससे फुर्सत नहीं मिली तो दोपहर का खाना मानो इंतजार कर रहा होता है रसोई में। माना कि नौकर है मदद के लिए, लेकिन अंदर से ऐसा फील होता है जैसे किचन में 9 से रात के 10 जॉब लग गई है। जब भी कोई मुझे ढूंढता है तो मैं उस बंदे को किचन में ही मिलती हूँ। थोड़ी रात को राहत की सांस लेने जाऊं तो जनाब को प्यास सूझता है। अरे भाई, मूड तो तब बने जब दिमाग जगह पर हो, तो कहता है कि कर लो, सेक्स करने से नींद अच्छी आती है। ये मेरा माँ बन जाना इसका ही नतीजा है श्रुति। नहीं चाहती थी मैं इतनी जल्दी ये जिम्मेदारी, लेकिन फिर बेबे ने समझाया कि रख ले, तू जितना चाहे उतना इसको सीधा रख सकती है। बाय गॉड, जब से गुड न्यूज आई है ना, तब से लगी पड़ी है इसकी। ऐसी बैंड बजा रही हूँ ना मेरे पति की कि पूछो मत यार। सारी हैकड़ी एक पल में निकाल दी है मैंने ऐसे ऐसे पैतरे अपनाए हैं ना उस पर कि पूछो मत। एक भी वार खाली नहीं गया तेरी दोस्त का। तुम भी कान खोल के सुन लो जरा। जल्दी से जल्दी इन मर्दों को पाप बना दो ताकि ये कहीं और मुंह मार न सके। मेरे लिए इम्पॉसिबल है ये तो। जिस तरह पल पल इस पोंगी का मूड बदलता रहता है ना, मुझे तो डाउट ही है। श्रुति ने कहा, मेरा तो मानना है कि भगवान ने बड़ी नाइंसाफी की है औरतों के साथ। वो कौन सी? दोनों ने पूछा। माँ बनने का हक सिर्फ हमें ही दिया, और देखो क्या हालत हो जाती है। रात के 3 बजे हमें इडली बनाकर खुद खानी पड़ी, और हमारे पतिदेव अब भी बाहर घूम रहे हैं। ऐसा क्यों भला? कभी भगवान ये भी सॉल्यूशन निकालता कि अब की बार तुम प्रेग्नेंट हो जाओ तो कितना अच्छा होता। श्रुति को हंसी आ गई। तेरे कहने का मतलब है कि हमारे पतिदेव प्रेग्नेंट होते? हाय, कितना मजा आता। रिया ने उछलकर कहा। हाँ हाँ, मेरा अविनाश 9 महीने का पेट लेकर अपनी मोना डार्लिंग को याद करता, कहता कि अच्छा हुआ तुम यानी कि श्रुति, मैं उसकी पत्नी बनी। अगर गलती से मोना होती तो सारे के सारे बच्चे इसी से ही पैदा करवाती, और साथ में बच्चों की जिम्मेदारी भी उसी को दे देती। कैसा लगता मेरा पोंगा? अचानक श्रुति को अविनाश बड़े पेट के साथ दिखा। श्रुति अपने ख्यालों में खो गई। अविनाश उसे प्रेगनेंसी के दौर में दिखा, अपना पेट लिए योगासन करते हुए। श्रुति उसे बार बार कचौड़ियां खिला रही है और उसके पेट में हाथ फेर के अपनी जूनियर श्रुति को लोरी गा रही है। अविनाश के 7वें महीने में गोद भराई की रस्म की गई और उसमें श्रुति ढोल बजा बजा कर नाच रही है। हॉस्पिटल में अविनाश के करहाने की आवाज आती है। श्रुति, हम सिजेरियन करते हैं क्योंकि ये क्रैम्प्स, एयर दर्द मुझसे सहा नहीं जा रहा है। अविनाश की हालत टाइट है और श्रुति मानने को तैयार नहीं। इतनी तैयारियां, साथ में तुम्हारी योगा क्लास, ये सब सिजेरियन के लिए किया था क्या? बड़े बुजुर्ग कह कर गए हैं कि बच्चा अगर लड़ झगड़ कर आए तो बड़ा हिम्मतवान होता है। बच्चे तो मुझे नेचुरल ही चाहिए, चाहे तुम्हारी हालत कैसी भी क्यों ना हो। जरा सा दर्द है, एक झटके में बाहर निकल आएंगे बच्चे। श्रुति ने हौसला बढ़ाया। वहाँ अंदर सारी नर्स जोर जोर से तालियां बजाकर अविनाश का हौसला बढ़ाती है। चलो चलो, जोर लगाओ और मन ही मन में गिनती करो। हम 1 2 3 बोलते ही कमर को पूरे जोर देकर बच्चे को सरकाएं। नर्स ने मानो अविनाश की परेड ली। हम अगली बार बिल्कुल चांस नहीं लेंगे श्रुति। मैं अगर जिंदा बच गया तो बिना प्रोटेक्शन के सेक्स नहीं करेंगे।
हाय, कैसे पति हो यार? यहाँ दर्द से तुम्हारी हालत खराब हो रही है और तुम्हें सेक्स की पड़ी है। कैसा इंप्रेशन पड़ेगा हमारे बच्चों पर? आते ही कहेंगे कि कैसा बाप है हमारा। बच्चे दोस्त तो मुझे ही देंगे कि हमारे लिए बाप की चॉइस नहीं थी क्या? बड़े होकर क्या मुंह दिखाऊंगी, क्या जवाब दूंगी मैं? यहाँ भूख के मारे मेरा पेट चिल्ला रहा है और तुम हो कि जल्दी से बच्चे डिलीवर ही नहीं कर रहे। बड़े आलसी हो यार तुम। जल्दी निकालो ना हमारे प्यारे से बच्चों को, अंदर दम घुट रहा होगा उनका, श्रुति ने कहा। डॉक्टर, नर्सेस और अविनाश जी जान लगा देते हैं और जल्द ही चमत्कार होता है। ऑपरेशन थिएटर से जुड़वा बच्चों के रोने की आवाजें आती हैं। श्रुति ये खुश खबर सबको सुनाती है। रिया उसे गले लगाते हुए कहती है कि हमारे घर भी गुड न्यूज है। पिछले कुछ दिनों से अक्षय का जी मचल रहा है। उसे खट्टा खाने का मन कर रहा है। लगता है तेरे पति की छाया पड़ गई है मेरे पति पर। दोनों सहेलियां गले लग जाती हैं और अक्षय शर्माकर वहां से अविनाश की ओर भागता है। बच्चे बड़े क्यूट और भारी भरकम होते हैं, बिल्कुल गोल मटोल। एक बेटी अविनाश के जैसी और एक बेटा श्रुति की तरह। दोनों बच्चे घर में हंगामा कर रहे हैं और अचानक अविनाश का पैर फिसला और उसे श्रुति ने संभाला। बच्चो अविनाश, फिसल जाओगे, श्रुति ने चिल्लाकर कहा। क्या हुआ श्रुति, कहाँ खो गई तुम यार? रिया ने कहा। हाँ यार, मैं भी मेरे पति से कहती कि एक मैं लाऊंगी संसार में और एक बच्चा तुम ले आओ। जरा महसूस तो करो कि प्रेगनेंसी में कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं जब बच्चा निकलता है इसके पेट से। तो ये तो पद्मा भी हंसने लगी। हंसो हंसो तुम दोनों, लेकिन ये क्या, केरला चले गए क्या इडली लाने? पूरा 1 घंटा हो गया जाके, लेकिन अब तक नहीं लौटे हैं। मुझे तो बड़ा अजीब लग रहा है। देख श्रुति, मेरी बाईं आंख भी फड़क रही है, न जाने क्यों, रिया ने घबराते हुए कहा। रिया, तू वो मैंने दुबई से लाई हुई नेल पेंट लगा अपने आप को और मेरे पाँव में भी लगा कर दे। उससे तेरा मन भी लगा रहेगा और कोई बुरे विचार भी नहीं आएंगे। पद्मा ने उसे आइडिया दिया। सच्ची दुबई से आई है? बताया क्यों नहीं पहले? मुझे नेल पेंट कितना भाता है। रिया ने जाकर नेल पेंट देखा और लग गई अपने कामों में। रिया की बात सुन श्रुति ने भी अविनाश को फोन लगाया, लेकिन उसका फोन नहीं लगा। क्यों नहीं लग रहा इस पोंगे का फोन? न जाने कहां पे जाकर पी रहे होंगे। क्या सोचा होगा कि हम इंतजार करके सो जाएंगे और फिर ये आएंगे लेट और कहेंगे कि सारा गोवा ढूंढ लिया लेकिन तुम्हारी इडली नहीं मिली। श्रुति ने दोनों से कहा। ना, ऐसी गलती मेरा पति तो करने से रहा। एक बार मुझे आइसक्रीम खानी थी, वो भी ब्लैक करंट, लेकिन कहीं मिल ही नहीं रही थी और वो वापस घर आ गए वनीला लेकर। फिर मैंने जो रो रो कर बुरा हाल किया था अपना और पापा जी ने उनका। कितने ही दिन बिना बोले मेरे लिए मेरे फ्लेवर का आइसक्रीम लेकर आते थे, वो भी बिना बोले। पद्मा ने हंसते हुए कहा। वैसे मेरे डॉक्टर भी मेरा काफी ख्याल रखते हैं, किसी हीरो से कम नहीं है। मुझे अपनी पलकों पर बिठा कर रखते हैं यार, रिया ने तारीफ करते हुए कहा। ये लो, अभी थोड़ी देर पहले तुम उसको गालियां दे रही थी और अब अचानक प्यार उमड़ आया। पद्मा से रहा नहीं गया। चलो मेरे पैरों में भी नेल पेंट लगा दो यार। तीनों की बातें शुरू ही थी कि रिया का फोन बजता है। फोन अक्षय ने किया होता है और वो बहुत घबराया हुआ होता है। रिया, हमें बचा लो यार, इतना कहकर फोन कट जाता है। श्रुति ने फिर से अविनाश को फोन लगाया और जल्दी से उसका फोन भी लग गया। अविनाश कुछ बोल पाए कि पद्मा ने फोन छीन लिया और शुरू हो गई। कहाँ मुँह काला कर रहे हो तुम लोग, जो हमारी याद नहीं आई? पद्मा ने फोन लेते हुए कहा। मेरे वाले को फोन दो जरा भाटो, ये सारी गलती उसकी ही होगी। जरूर मुझसे और पापा जी से बचने के लिए नाटक शुरू होगा। आप उसकी बातों में बिल्कुल न आना, उसे छोड़ के आ जाओ आप दोनों। ये इसके पैतरे बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं। जरूर आपको ढाल बनाकर ये बचने को देख रहा है। हम में से कोई नहीं आने वाला वहाँ। आप जिधर हो उधर से कल्टी मारो और घर आ जाओ। ये क्या बात हुई? ऐसा कौन सा ध्रुव तारा मांग लिया था आपसे जो आप पार आसमान में जा पहुंचे हो और वहां से मदद के लिए पुकार रहे हो? देखो, इतना बोल के मुझे भूख लग गई। अब आप श्रुति से बात करो। पद्मा ने फोन श्रुति को दिया। ये भाभी मेरा 15 मिनट दिमाग का दही कर चुकी है और अब तुम शुरू मत हो जाना, अविनाश ने पहले ही कहा। आखिर हुआ क्या ऐसा? क्या क्या नहीं हुआ है हमारे साथ श्रुति, क्या बताऊं? ये अक्षय ने उस क्लब से हमारे फोन के साथ साथ उस लिली का पर्स और फोन भी साथ में लाया था।
इससे ये हुआ कि उसके फोन लोकेशन से लिली के कुछ गुंडे हमारे पीछे पड़ गए थे। एक स्टोर में इडली का बैटर पूछने के लिए जब अक्षय अंदर गया और हम गाड़ी में बैठे थे तो वो लोग वहां भी पहुंच गए। ये तो अच्छा हुआ कि वो लोग सीधे स्टोर पहुंचे और अक्षय भागकर बाहर आया। वहां से जो भाग रहे थे गली गली तो वे कहीं भी पहुंच जाते थे। समझ नहीं आ रहा कि इन लोगों को हमारा पता कैसे चल रहा था। आखिरकार जब अजय ने उस पर्स में से आवाज सुनी तो पता लगा कि लिली का फोन हम हमारे साथ ही लेकर आए थे। अक्षय की तो फटी पड़ी है और मुसीबतें रुकने का नाम नहीं ले रही। अविनाश बड़ा परेशान था। अब क्या उन गुंडों के साथ लिली भी आ गई वहाँ? श्रुति ने पूछा। क्या गुंडे? लिली कहाँ, कैसे, किधर, किसके पीछे पड़े हैं? मेरा अक्षय ठीक तो है ना? रिया परेशान थी और परेशानी में उसने नेल पेंट खराब कर दिया पद्मा का। हाय मेरी माँ, नेल पेंट पूरा पैर पर लगा दिया रिया। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? अब ये जब तक सूखता नहीं तब तक हम उन्हें बचाने भी नहीं जा सकते। पद्मा ने कहा। अभी तैयार भी होना पड़ेगा, फिर सबको उठाकर बताना पड़ेगा कि हम बाहर निकल रहे हैं और मुझे तो क्या, तुम दोनों को भी बाहर नहीं जाने देंगे। पद्मा को कुछ याद आया। क्यों नहीं जाने देंगे? दोनों ने उससे पूछा। आज अमावस है यार, और ऐसे हालात में मुझे जाने देंगे? वैसे भी गोवा में चुड़ैल और भूतों की कमी कहाँ है? अमावस तो उनका वीकेंड होता है ना, झुंड के झुंड में दिखाई देते होंगे आज तो। कहीं हमारे पतियों से तो मुलाकात नहीं हो गई उनकी? जरा पूछ अविनाश को श्रुति। पद्मा ने शक जाहिर किया। नहीं नहीं, तुम्हारे रिश्तेदार जो ठहरे क्यों भला हमें तंग करेंगे? अविनाश ने सब सुन लिया था। उन्हें पता है कि अपनी चुड़ैल बहन पहले से ही हमारे साथ ब्याह दी गई है, जो पेंट सुखाने का इंतजार कर रही है। उन्हें क्या अपने पतियों की चिंता? अविनाश को बड़ा बुरा लगा। क्यों कुकर की तरह सीटी मारे जा रहे हो और ऐसे फट्टू कब से हो गए? इतनी बड़ी मुसीबत मोना, जो चुड़ैलों की महारानी है, उसे तुमने झेल लिया तो सचमुच की मिल जाए तो क्या गम है तुम्हें? श्रुति ने कहा। उनसे नहीं डर इतना जितना यहाँ जिंदा लोगों से है। तुम्हें पता है, हम एक सुनसान गली में रुके थे तो दो लड़कियां वहां आई और हमसे पूछने लगी कि चलो हम तैयार हैं, लेकिन एक के साथ एक ही चलेगी और पैसा एडवांस में देना होगा, और होटल जरा अच्छा देख लो और पुलिस की रेड पड़े ऐसे होटल में मत लेके जाना। ये क्या था भला? श्रुति ने कहा। प्रोस्टिट्यूट लड़कियां थी वो, और पैसे मांग रही थी हमसे। चिपक गई थी वो हमसे और पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। कह रही थी पैसे दो वरना अपने बंदों को बुला लेंगे और तुम्हारी पिटाई कर देंगे। अविनाश ने कहा। अक्षय की तो ऐसी फटी कि उनको बहन बनाकर ही दम लिया उसने। फिर कहीं से अजय वहां से टॉयलेट के बहाने से निकला और उसने पुलिस की सायरन की आवाज अपने मोबाइल पर लगाई। लड़कियां घबरा गई और भाग खड़ी हुई वहां से, क्योंकि हम वहां से हटने को तैयार नहीं थे। पुलिस आती भी तो हम उन्हें सच सच बता देते। आज का दिन इतना खराब होगा सोचा नहीं था। पहले उन गुंडों से जान बचाई, फिर इन लड़कियों से, और इनकी क्या कमी थी कि पुलिस भी आकर गई अभी अभी थोड़ी देर पहले। पुलिस भी ड्रिंक एंड ड्राइव का केस बना रही थी, लेकिन कुछ पैसे देकर मामला रफा दफा कर दिया हमने। अविनाश ने सांस को लेते हुए कहा। जब इतना कुछ झेल ही चुके हो तो अब घर आने में दिक्कत क्या है भला? अब क्या किसी की जान लेके आने का इरादा है, या फिर घर का पता भूल गए हो तुम लोग? चार चार हट्टे कट्टे मुस्टंडे लड़के और हमारी मदद मांग रहे हो? क्या फायदा जिम जाने का और हमारे सामने बड़ी बड़ी बातें नहीं हाँकने का, अगर खुद की जान नहीं बचा सकते हो। श्रुति बड़बड़ाए जा रही थी। हो गई भड़ास निकाल कर तो सुनो मेरी बात। पिछले 1 घंटे से घूम फिर कर एक ही जगह आ रहे हैं हम गाड़ी लेकर। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। बीच सड़क पर गाड़ी चलाते समय अक्षय ने एक सफेद परछाई को गाड़ी के साथ भागते हुए देखा। तब से उसकी बोलती बंद है। उसे ऐसा लग रहा है जैसे वो परछाई उसका पीछा कर रही है। वो तो पूरा का पूरा पागल हो रखा है। मुझे कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन अजीब सी बात है कि हमारी गाड़ी इतना दौड़कर वहीं आकर रुक रही है। कितनी ही बार हमने ट्राई किया पर रास्ता ही नहीं मिल रहा। वो तो भगवान की दया है कि नेटवर्क है और तुमसे बात हो रही है। अविनाश ने सारी बातें बताई। श्रुति ने उसे लोकेशन भेजने को कहा। अविनाश ने लोकेशन भेजा तो पता लगा कि वहां से उनकी गाड़ी 200 मीटर की दूरी पर है, जहां क्रिश्चियन लोगों का कब्रिस्तान है।
लड़कियां डर गई और झट तैयार हो गई। उन्होंने पापा जी को भी उठाया और सारी बातें बताई। इधर अक्षय का बुरा हाल था। अविनाश अब भी गाड़ी के बाहर खड़ा था और मोबाइल में देख रहा था। अजय ने अक्षय को पकड़ रखा था और दीपक के समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर बात क्या हो गई, क्यों रास्ता भूल रहे हैं बार बार। अजय ने आखिरकार बोल ही दिया, आओ अविनाश, नक्की चकवा मांगे लग गया अपने। क्या कहा? ये चकवा क्या है अजय? मेरी दादी जो गांव में रहती है, वो हमें बचपन से ये कहानियां सुनाया करती थी कि रात के पहर कुछ टाइमिंग होते हैं जिसमें हमें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, अकेले तो बिल्कुल नहीं, वरना हमें चकवा लग जाता है। चकवा हमारे पीछे लगता है, वो हमें इतना घुमाता है कि हम थक हार जाते हैं और फिर। अजय शांत हो गया। और फिर क्या भाई? अक्षय की लगी पड़ी थी। और फिर हमें प्यास लगती है, हमारा गला सूख जाता है और हम पानी पानी चिल्लाने लगते हैं। फिर ये चकवा हमें कुएं के पास ले जाकर धकेल देता है। ऐसे इस तरह से वो हमारी जान लेता है। अजय ने कहानी सुनाई। लेकिन हमारे पास तो पानी की बोतल है ना भाई, अविनाश ने कहा। लेकिन रात तो खत्म नहीं हुई ना, हो सकता है ये गोवा का चकवा हमें काफी घुमाएगा, जिससे हमारी गाड़ी गर्म हो जाएगी और फिर गाड़ी को पानी लगेगा और ये चकवा हमें किसी पुल से हमारी गाड़ी पानी में डाल देगा या समंदर में डुबा दे। अजय ने कहा, हाँ हाँ, तेरी जैसी पनौती साथ में हो तो ये चकवा चिल्लू भर पानी में भी हमारी नाक डुबाकर हमें मार डाले। दीपक ने चिढ़कर कहा, तुझे चकवा नहीं तो मैं यहाँ खड़े खड़े मार डालू बे, अगर और उस बंदे को डराया तो। दीपक ने अजय को घूरते हुए कहा। फिर एक परछाई अक्षय की आंखों के सामने से गुजरी। वो देखो, वो परछाई सफेद कपड़ों में गाड़ी के सामने से दौड़ कर गई है। सबने उस ओर देखा लेकिन उन्हें कुछ नहीं दिखा। लड़कों को बिल्कुल पता नहीं था कि आज अमावस है और वे कब्रिस्तान से कुछ ही दूरी पर थे। इधर रिया और श्रुति निकल पड़ी घर के कुछ लोगों को लेकर। यहाँ आज अमावस की वजह से सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। न जाने लड़के किस हाल में थे और कैसे थे। सब चिंता कर रहे थे कि वो ठीक हों और हनुमान चालीसा बोल रहे थे। श्रुति गूगल मैप से रास्ता बता रही थी और रिया ने तो गणपति की मूर्ति ही साथ में ले ली थी और गणेश जी की आरती बोले जा रही थी। गूगल मैप से तो वे पास लग रहे थे लेकिन मिल नहीं रहे थे। परेशान थे सब लोग और पता नहीं लग रहा था उन लोगों का। अब आगे क्या होगा दोस्तों? क्या सच में गोवा के भूत प्रेत मिल गए हैं उन लोगों को या बात कुछ और है? ये सब जानना है तो बने रहना होगा मेरे यानी कि आराधना वॉइस के साथ। आज की कहानी का ये पार्ट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय बाय।